सुनो भाई, देखो सबसे पहले तो मैं लास्ट क्लास में जितना करा चुका ना वो पहले वो सारा आना चाहिए। ठीक है, देखो मैंने तो सबसे पहले ही कहा था कि हमारी जितने भी कुछ क्लास हैं वो शायद थ्योरी वाली चले, कम से कम भाई ये मान लो 10 से 11 क्लास थ्योरी की चलती है। ठीक, क्योंकि जो भी हमारे चैप्टर हैं वो सारे के सारे इन थ्योरी के बेस पे कवर होंगे। फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। भाई मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप करवाई थी, उसमें मैं तुम्हें पहला बताया था 2 और मोर पर्सन होते हैं, सेकंड हमारे पास था एग्रीमेंट होता है, और थर्ड था लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, और जो फिफ्थ है वो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरी के फीचर्स वगैरह थे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना वो है राइट ऑफ पार्टनर्स है। बात समझ आ रही है? क्या हमारे पास राइट ऑफ पार्टनर्स, बात सुनाइए, क्या भाई हमारे पास है राइट ऑफ पार्टनर है। पहले समझो राइट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। भाई पार्टनर के पास क्या क्या हक है, ठीक है, उसके पास क्या क्या पावर है, वो सारी बात करते हैं। सबसे पहला भाई देखो जो भी मैनेजमेंट है ना उसके अंदर उसको ये मान लो पार्ट लेने का राइट है। कोई सा भी डिस्कशन हो रहा है ना, मान के चलो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर कोई सा डिस्कशन हो रहा है, तो जो डिस्कशन हो रहा है भाई उसके अंदर क्या देखा जाता है कि कोई सा भी अगर एक पार्टनर है अगर वो छूट रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भी पार्टनर है वो सारे के सारे उसमें एडमिट होने चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या भाई, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास सेकंड है वो है कि भाई कंपनी के अंदर जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, जो भी काम चल रहा है, जो भी बातें चल रही हैं, जो भी डिस्कशन चल रहा है, जो भी प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में उसको जानने का पूरा हक है। ठीक है, तो भाई और फिर जाके थर्ड हमारे पास है कि अगर जो हमारे पास कॉपी होती है अकाउंट्स की, जो नोटबुक जो कॉपी होगी ना या फिर जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो जो अकाउंट्स की कॉपी है उसको वो चेक करे। ठीक है, पहले सेकंड लिखवा रहा हूँ। राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स। थर्ड है हमारे पास राइट टू इंस्पेक्ट या फिर चेक कॉपी ऑफ अकाउंट्स। भाई फर्म के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो उनकी जो भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में उसको राइट है कि वो उस पर से आराम से चेक करे। और भाई फोर्थ है हमारे पास जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है उसको शेयर करने का राइट है उसके पास। तो अगला है राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है भाई सुनो, अगर किसी पार्टनर ने कंपनी फर्म को लोन दिया है तो उसके पास राइट है कि 6% के ब्याज से पर एनम हर साल का 6% ब्याज वो ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहता हूँ राइट ऑफ 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस। भाई लोन एडवांस का मतलब है उसने लोन दिया है, बात समझ आ रही है। लोन एडवांस का मतलब क्या है, उसने लोन दिया है।
भाई उसके बाद है, अगर कोई भी इमरजेंसी का केस आता है तो पार्टनर के पास राइट है कि वो भाई अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से कोई सा भी एक्शन ले सके। जैसे मान लो 4 पार्टनर है फर्म के अंदर, 4 में से 3 पार्टनर कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और कोई सा डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो अपनी एक अच्छी बुद्धि के हिसाब से जो चीज़ सही होनी चाहिए उसके हिसाब से वो एक कोई सा डिसीजन ले ले, ठीक है। तो भाई उसके पास राइट है डिसीजन मेक करने का। बात में आ गई? तो इन केस ऑफ इमरजेंसी partner has right to take decision। भाई नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा एक बात और, कोई भी पार्टनर जब चाहे अपने हिसाब से रिटायर हो सकता है और जब चाहे एडमिट हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए बोल सकता है कि हाँ भाई इसको एडमिट करो, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो किसी एक नए जने को एडमिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं राइट टू एडमिट न्यू पार्टनर। अगला है, और भाई पार्टनर जो है ना उसके पास मतलब कि, अच्छा एक बात और, जैसे वो किसी नए को एडमिट कर सकता है ना, वैसे वो जब चाहे छोड़ भी सकता है, लेकिन कैसे? जब एक लीगल नोटिस देगा, एक लीगल नोटिस देने के बाद वो क्या कि फर्म को छोड़ सकता है। तो हैज़ राइट टू रिजाइन, या फिर बोल सकते हैं लीव पार्टनरशिप फ्रॉम आफ्टर गिविंग अ लीगल नोटिस, आफ्टर गिविंग अ लीगल नोटिस। नेक्स्ट, भाई अगला हमारे पास है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर देता है। बात समझ आ रही है? अगर कोई एक पार्टनर फर्म के बदले, कंपनी के बदले पेमेंट कर देता है तो उसके पास राइट है कि वो उस पेमेंट को रीपे करवा ले, मतलब कि फर्म से ले सके। बात समझ आ रही है? तो मैं ये ध्यान रख के चलना है कि अगर किसी एक पार्टनर ने फर्म के बदले पेमेंट कर दी है तो उसके पास राइट है कि भाई वो फर्म से पेमेंट ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? हैज़ राइट ऑफ रीपेमेंट। ये बताओ भाई, राइट ऑफ पार्टनर पता लग गया। अब ना मैं तुम्हें अगला जो बता रहा हूँ वो हमारे पास है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताता भाई, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, ठीक है। इस पूरे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो तुम्हारे पास है 6% वाली, ये वाली बात। 5वीं बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रख के चलना, ठीक है, आगे काम आएगी। अब सुनो भाई, अब ना हमारे पास क्या है, जो पार्टनरशिप डीड है हम उसके बारे में समझते हैं। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड मैंने बताया था कि पार्टनर्स के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी की सारी बातें लिखी होती हैं, मतलब पार्टनर से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड, हर एक चीज से रिलेटेड सारी बातें क्या लिखी होती है। बात समझ आ रही है? तो अब समझो भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पार्टनरशिप डीड। हेडिंग डालो, पार्टनरशिप डीड। सबसे भाई पहला पॉइंट, अच्छा हम ना क्या हम अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी होती हैं वो सारी की सारी बात पढ़ने जा रहे हैं भाई। पार्टनरशिप डीड को और कुछ भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो भाई सबसे जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ
पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर का घर जो पार्टनर है उसके घर का एड्रेस, ठीक है, और जो भी जहाँ पे मतलब कि परमानेंट एड्रेस हो गया उसका वो, और जो उसका टेम्परेरी एड्रेस है वो जहाँ पे रहता है ये, उसके बाद जो भी उसका नाम है वो सारी की सारी बात इसके अंदर लिखी होगी। बात समझ आ गई? तो मेरे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर है। सेकंड जो हमारे पास है भाई वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। अब भाई देखो, जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर के अंदर पार्टनर का नाम पता वगैरह लिखा होता है। वैसे ही जो मेरे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म है उसके अंदर फर्म कहाँ पे है, ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ पे है वो सारा का सारा, और फर्म का नाम क्या है वो सारा लिखा होता है, ठीक है। थर्ड बात हमारे पास है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। भाई ये बिजनेस की ना एक्चुअल जगह कहाँ पे है, जो जहाँ पे फर्म है, फर्म ना एक्चुअल में है कहाँ पे, वो सारी बात इसमें लिखी होती है। फोर्थ है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस, भाई किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये बातें बता दीजिए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो जितनी बातें लिखवा रहा हूँ ना ये सारी की सारी बात पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब सिंपल सा क्या है भाई, पार्टनरशिप कब चालू हुई थी ये भी इसके अंदर लिखा होता है। फिर आगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो पार्टनर है उन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया है वो सारा इसी के अंदर लिखा होता है। और जो कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा मुझे कोई एक बात बताएगा कि जो फर्म है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप डीड के बिना चल सकती है या नहीं चल सकती? चल सकती है, ठीक है। ध्यान रख के चलना, जो एक पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप डीड के बिना चल सकती है। वो बताऊंगा उस टाइम क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। वही पहले बता रहा हूँ कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होना जरूरी है। अगला मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है, ठीक है, तो उस ड्राइंग पे इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सारी बात देखनी है। नेक्स्ट हम पे है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। मैं सुनो पहले में इसका मतलब पता होना चाहिए कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इसका मतलब क्या होता है। पार्टनर को कितना कितना सैलरी के रूप में पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, पार्टनर को सैलरी के रूप में कितने पैसे दिए जाएंगे, या फिर हर महीने ना उनको उनके खर्चे के लिए कुछ कुछ जो पैसे देते ना वो कितने दिए जाएंगे वो इसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। भाई ये सब ना बाद के टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई जो गुडविल का पूरा पूरा चैप्टर आएगा। उसके बाद हमारे पास अगला है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। भाई इसका मतलब क्या है, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या है कि जो असेट्स है उसकी वैल्यू कैसे की जाएगी, उसके कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे या फिर मार्केट वैल्यू पे या फिर बुक वैल्यू पे। मतलब कि हमने पहले क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ मतलब कंजर्वेटिज्म पता नहीं पता, उसके अंदर क्या होता है, या फिर वैल्यू जो हमारे पास अगर बोलते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ असेट्स कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस देखते हैं, ठीक है, और जो बुक प्राइस है, जो हमारे पास बुक में जो कॉस्ट है
बुक के अंदर जो वैल्यू है वो और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो लोअर होता है वो देख के चलते थे। तो भाई हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, इसके अंदर क्या देखते हैं कि इस मतलब हम इसमें पता लगाएंगे, हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा कि तुम किसके बेस पे असेट्स की वैल्यूएशन करोगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है भाई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भाई इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या उसने फर्म छोड़ दी या फिर भाग गया, बात समझ आ रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करेंगे, सारे के सारे पैसे एक साथ दे देंगे या फिर उसके पैसे को थोड़ा थोड़ा करके देंगे। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। फिर हमारे पास जो अगला है अकाउंटिंग पीरियड। भाई अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है, दो होते हैं ना, हम क्या है कि फाइनेंशियल ईयर को लेके चलेंगे या फिर कैलेंडर ईयर को लेके चलेंगे। फाइनेंशियल पता है क्या होता है, दो होते हैं हमारे पास, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा क्या होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, और जो कैलेंडर ईयर है उसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। फिर जाके अगला है 16 भाई राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर भाई एक जो भी पार्टनर है उनके पास क्या क्या राइट है, क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या उनकी ड्यूटी है, वो सारे के सारे लिखे होते हैं। उसके बाद है अगला ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भाई इसको थोड़ा ना ध्यान रख के चलना, तुम्हारे काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझो। पार्टनर्स मतलब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप कब तक चलेगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। पार्टनरशिप दो तरीके से हो सकती है, एक होता है भाई फिक्स्ड टाइम पे, दूसरा होता है एट विल। ठीक है, एट विल का मतलब क्या, अपनी मर्जी से जहाँ तक चल रहा चलने दो, जहाँ बीच में लड़ाई बंद करके ख़त्म करो, बातें पता लगी। तो ड्यूरेशन क्यों लेते हैं, ताकि भाई डिसाइड कर ले भाई 5 साल तक हम साथ में पार्टनर रहेंगे फिर अलग अलग हो जाएंगे। अगर उनका बिजनेस और चलता है इसको और बढ़वा लेते हैं। और दूसरा क्या होता है भाई पार्टनरशिप एट विल होती है। विल का मतलब क्या, अपनी मर्जी से जहाँ तक चल सकता है खींचते हैं उसको। उसके बाद है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन भाई बैंक अकाउंट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो अकाउंट है वो सबके अलग अलग होंगे, जो जितने पार्टनर हैं उन सबके अकाउंट अलग अलग होंगे या फिर जॉइंटली होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ भी ना पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है। नेक्स्ट टाइम पे डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर भाई अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस केस में क्या करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। भाई सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का मतलब क्या, अगर कोई भी दिक्कत लोगों के बीच में, मतलब कि अगर जो भी पार्टनर है अगर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, कानून के पास जाएंगे या खुद कर लेंगे या फिर किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे बंदे को बुला के फिर सेटल करेंगे। इतना हो गया पहले सबका, फिर सुनो उसके बाद।
भाई नेक्स्ट जो हमारे पास है, भाई एक अगर तुमसे कोई ना क्वेश्चन पूछ ले कि पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है, ठीक है, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों है, तो भाई बोल सकते हैं वाई पार्टनरशिप डीड इज इम्पोर्टेंट, या फिर बोल सकते हैं वाई पार्टनरशिप डीड इज नीडेड। या तो ये मान लो, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सुनो भाई, हमें क्या समझना है कि वाई पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी, या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई जो पार्टनरशिप डीड है, जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, वो क्या है कि भाई मान चलो जरूरी क्यों है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी बात है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास है जो पार्टनरशिप डीड है, वो बताता है कि किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी है, ये सारा बताता है। देखो भाई, मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास जो है वाई पार्टनरशिप डीड इज इंपॉर्टेंट, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बता रहा था। तो हमें समझना है कि भाई जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो जरूरी क्यों है। जो पार्टनरशिप डीड है उसकी ऐसी क्या जरूरत है कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। सबसे पहली चीज़, वो हर एक पार्टनर की ना लायबिलिटी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या क्या है वो बताती है। अगली बात, उनके क्या क्या काम है, उनकी ड्यूटी क्या क्या है वो बताती है। जैसे मान के चलो कि 4 पार्टनर है, अपना भाई एक पार्टनर मजे काट रहा है, 3 पार्टनर बोला भाई तू काम कर ले, कह रहा मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना, ठीक है, तो उसके बाद बोलेंगे देख ये डीड में लिखा हुआ है कि तू सारे काम करेगा, नहीं करेगा तो तेरे को तुरंत तेरे पे लीगल जो भी केस करेंगे, ये चीज़ें होती है। तो पार्टनरशिप डीड का सबसे पहले क्या बताता है कि भाई ये ना जो भी राइट होते हैं और ड्यूटीज होती है पार्टनर की, या फिर बोल सकते हैं लायबिलिटी, वो सारी की सारी बताती है। तो भाई बोल सकते हैं इट लिस्ट द ड्यूटीज, राइट्स एंड liabilities of partners। फिर भाई जो हमारे पास सेकंड है, भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, बात समझ आ रही है, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उन सब चीज़ों को देखा जाता है कि भाई वो कैसे कैसे कम होगी, ठीक है। तो इट सेटल द डिस्प्यूट, बात समझ आ गई। तो भाई ये सारी बात है, बस तुम्हें 2 बात ध्यान रख के चलनी है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था कि बिना पार्टनरशिप डीड के फर्म चल सकती है या नहीं चल सकती है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई देखो, अगर पार्टनरशिप डीड है तो सुनो, जो पार्टनरशिप डीड है तो उसमें सारी की सारी बात पहले से लिखी होगी, बात समझ आ रही है। तुम्हारे पास जो तुम्हारे एग्जाम में या फिर तुम्हारे बुक में जो भी क्वेश्चंस वगैरह होता है, एक्चुअल की बात बता रहा हूँ, जो रियल में जो होते हैं ना, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो जो बातें लिखी हुई है हमें उनको फॉलो करना होता है। जैसे मान लो मैं बोल दूँ कि बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, मतलब कि मैं पार्टनर हूँ, मैंने फर्म को लोन दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा, उस टाइम क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर सुन जाओ एक मिनट, देखो मैंने क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्वेश्चन में लिखा होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, बात समझ आ गई। और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँ कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो प्रॉफिट है वो कैसे बांटेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा,
उस टाइम ना भाई जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा उसके हिसाब से बटेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये सारी की सारी बात ना हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ, मतलब ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस टाइम क्या करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in case of absence of partnership deed। भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या बातें हमें समझनी है। सबसे पहली बात समझो, जो मेरे पास पहला पॉइंट है वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे भाई, इक्वली, ठीक है, बात समझ आ रही है। प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। मान लो ए और बी पार्टनर है तो इनका रेशियो होगा 1:1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सेकंड बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बात समझ आ रही है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल नॉट बी अलाउ, ठीक है। थर्ड बात है हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा भाई देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने जो पैसा दिया तुम उस पर ब्याज नहीं दोगे तो हमारे लिए हुए पैसे पर तुम ब्याज कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगी, वो आएगा विल नॉट बी अलाउ। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, वो है इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, बात समझ आ रही है क्या बोला मैंने, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 6% पर एनम, मतलब पूरे पूरे साल का 6%। अच्छा भाई एक ना इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर वो डेट नहीं दे रखी है कि जब तुमने लोन लिया है या फिर लोन दिया है, बात समझ आ रही है। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये वाली बातें नहीं बता रखी है कि तुमने लोन कब लिया है, ठीक है, फर्म ने पार्टनर से लोन कब लिया है, तो सिंपल मानना 6 मंथ, कितना मानना उसे, 6 मंथ। तो व्हेन डेट ऑफ लोन टेकन इज नॉट गिवन, तो क्या लिखेंगे, वी एज्यूम इट 6 मंथ। ये बात समझ आ रही है, आवाज कम कर ले, आ रही है हमारी बात। ये बात समझ आ रही है, पहले फिर सुनो भाई। नेक्स्ट हमारे पास है और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। भाई पार्टनर को सैलरी वगैरह कितनी दी जाएगी, तो इसमें नॉट अलाउ, कुछ भी नहीं दिया जाएगा उसको। उसके बाद अगला हमारे पास है एडमिशन ऑफ पार्टनर।
एडमिशन ऑफ पार्टनर। भाई कोई भी या फिर जो भी न्यू पार्टनर है, अगर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा ना, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में क्या होगा कि अगर हमें न्यू पार्टनर ऐड करना है, एडमिट करना है, तो हर एक पार्टनर का एग्रीमेंट चाहिए होगा, हर एक पार्टनर एग्री होना चाहिए। तो ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स इज एग्रीड। ठीक है, ये बातें पता लग गई। भाई देखो, मैं तुम्हें जितनी बातें बता दी ना, ये सारी की सारी बातों में पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद जाके अब क्या है कि मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, उसको एक बार देखना है। और भाई सुनो, एक ना थ्योरी और लिखवा दे रहा हूँ, उसको और समझ जाओ। पहले इतना समझ आ गया सबको? भाई हमारे पास है, अब डालो सम इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Some important provision of Indian Partnership Act 1932। सुनो भाई, हम जो पढ़ रहे हैं ना, देखो अब कुछ ना भाई रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। बताइए, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इंपॉर्टेंट रूल है, या फिर मान सकते हैं नियम कानून जो भी है। तो भाई हमारे पास होता क्या, सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें एक बात बताती कि भाई माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, माइनर को एज ए पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन अब पता क्या हुआ भाई, हुआ ऐसा कि पहले तो पार्टनरशिप जो एक्ट है ना, इसके अंदर ये लिखा था, जो हमारे पास पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा था कि पार्टनर को और जो अनसाउंड माइंड है वो और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इन तीन को हम क्या है कि एज ए पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। लेकिन ना माइनर वाली एक बात आ गई। मान लो एक पर्सन था, एक पार्टनर था, वो मर गया, ठीक है, अब उसकी फैमिली को संभालने वाला था ही नहीं, तो जो उसका छोटा बेटा था ना, उसको एडमिट कर लिया गया। जब सारे के सारे पार्टनर एग्री हो गए, उसके छोटे बेटे को एडमिट कर लिया गया, सारे सारे पार्टनर एग्री हुए कि भाई इसके छोटे बेटे को एडमिट कर देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा और कुछ नहीं, ठीक है, उसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा और उसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होगा, वो पूरे फर्म के अंदर खेले, कंपनी में झूला झूले, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है, इफ all partners are agree, if all partners are agree, then a minor can be admitted only for profit। बताओ भाई, पहली बात पता लग गई। फिर जो हमारे पास सेकंड है, भाई अगला हमारे पास करेगी, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्ट और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। देखो भाई, अब क्या होता है कि ना, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ एक पार्टनर मान गया, सिर्फ अगर एक पार्टनर मान गया कि भाई इसको एडमिट कर लो, तो कर लेंगे। बात समझ आ रही है? 4 पार्टनर थे, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है, पार्टनरशिप जो डीड है उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर राम बोलेगा कि इसको एडमिट कर लो, भले सारे एग्री ना हो, सारे एग्री नहीं होंगे, सिर्फ एक जना एग्री होगा तो भी काम चल जाएगा। बातें पता लगी? हाँ, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। तो इफ मेंशन इन डीड
a new partner can be admit either without the consent of all the remaining partner। बात समझ में आ गई वाली। थर्ड हमारा भाई ध्यान रखना, जितनी थ्योरी लिखवाई है अगर एक भी भूले ना तो क्वेश्चन भूल जाए, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। पहले बता चुका हूं मैं, अगर एक भी थ्योरी तुम भूलते हो कि हाँ भाई ये चीज़ गुल, तो भूल जाना, फिर जाकर तुमसे क्वेश्चन हो रहा है। पहले बता चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुमसे पूछूंगा कि भाई बताओ ये होगा नहीं होगा। अब तुम ऐसा मुंह देखोगे मेरा, अब फिर रिकॉर्डिंग बंद करूँगा फिर बताऊँगा। सुनो भाई, हमारे पास नेक्स्ट जो है भाई, जैसे ये एडमिशन का हुआ है ना, सुन जाओ, मैंने क्या बताया कि जैसे एडमिशन का हुआ है कि सबकी कंसेंट जरूरी नहीं है, वैसे सबकी बिना कंसेंट के एक जना रिटायर भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? जैसे देखो मैंने क्या बताया कि सबकी मान लो कि सारे के सारे एग्री नहीं है, फिर भी एक जना एडमिट हो सकता है, तो वैसे ही सेम सारे के सारे एग्री नहीं होंगे तो भी एक जना रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो भाई फोर्थ पॉइंट हमारे पास है। अच्छा, इसका जो पार्टनरशिप है ना, उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। बात समझ आ रही? वही बोला, लिख लेना उसको बना के। सुनो, तो भाई हमारे पास जो फोर्थ है उसमें क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ कि जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है, बात समझ आ रही, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो क्या ऑप्शनल है। तुम करवाना चाहो तो करवाओ, वरना मत करवाओ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। फिफ्थ और जो लास्ट है, देखो एक भाई थोड़ा वर्ड ध्यान रखो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म डिसॉल्व अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। सुनो भाई, पहले ना डिसॉल्व का मतलब समझो। एक होता है पार्टनरशिप को पूरा खत्म कर देना, ठीक है, दूसरा वर्ड है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब है जो संबंध पहले था वो हट गया, अब नया संबंध बना है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, यहाँ देखो ए बी सी और डी ये पार्टनर है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि ए बी सी डी पार्टनर है। अब हुआ क्या कि भाई एकदम से मान लो डी मर गया, ठीक है, तो ए बी सी और डी के बीच में जो रिलेशन था ना, वो रिलेशन हो गया खत्म। ठीक है, इस खत्म को बोलते हैं डिसॉल्व। क्या बोलते हैं इसे? डिसॉल्व, TIS डिसॉल्व है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्या बोलते हैं भाई इसको? डिसॉल्व बोलते हैं। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है, देखो डी मर गया, डी तो चला गया ना, तो अब इन तीनों के बीच में क्या भाई नया रिलेशन बनेगा। तो क्या ध्यान रखे चलना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। भाई देखो तुम्हें एक बात ध्यान रखे चलनी है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर कोई एक पार्टनर मर गया, एक पार्टनर अगर मर गया तो होगा क्या कि भाई जो पार्टनरशिप चल रही है ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनलेस otherwise agreed by the partners, agreed by the partners in the partnership deed, in the partnership deed a firm is dissolved on death of a partner. A firm is
डिसॉल्व ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। भाई देखो, तुम्हारी जितनी भी थ्योरी थी वो सारी की सारी खत्म हो रखी है। देखो जितना मैंने करवा दिया, पहले सारी थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगर तुम इन सब में से कुछ भी भूलते हो तो जो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें तुम अटकोगे। ठीक है, तो पहले ही बता चुका, अगर कोई क्वेश्चन में अटका फिर क्या होगा। कल उसे नोट डाउन एक बार।